हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉल्यूशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6। बच्चों, आज इस लेक्चर में बात करेंगे हम सॉल्युबिलिटी के बारे में और हेनरी लॉ के बारे में। तो आइए सॉल्युबिलिटी पहले देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता, हिंदी में इसको बच्चों हम विलेयता कहते हैं। परिभाषा क्या होगी इसकी बच्चों, देखिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसको हम बच्चों ग्राम में लेंगे, इन ग्राम्स, डिजॉल्व्ड in unit volume of a particular solvent at particular solvent to form a saturated solution at a given temperature. परिभाषा बच्चों हमारी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्यूट की अधिकतम मात्रा, डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड लगा है बच्चों, यानी एक विशेष सॉल्वेंट की बात हो रही है, क्योंकि अलग अलग सॉल्वेंट में विलेयता भी अलग अलग हो सकती है अलग अलग सॉल्यूट के लिए। टू फॉर्म ए सेचुरेटेड सोल्यूशन, सेचुरेटेड सोल्यूशन मतलब संतृप्त विलयन बन जाएगा कि अब उससे ज़्यादा हम विलेय को विलायक में घोल भी नहीं सकते, यानी वो मैक्सिमम अमाउंट होगा और एक हमको संतृप्त विलयन प्राप्त हो चुका होगा। एट ए गिवन टेम्परेचर यानी एक फिक्स तापमान पर, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर विलेयता भी अलग अलग हो सकती है, इसलिए किसी भी सॉल्यूट की विलेयता को हम एक गिवन टेम्परेचर पे, फिक्स तापमान पे या और एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ यानी एक विशेष विलायक के साथ ही पता करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो ये हमारी परिभाषा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। तो ये थी बच्चों हमारी परिभाषा। अगर हम इसको यूनिट, अगर सॉल्युबिलिटी की पूछिए आपसे कि आप सॉल्युबिलिटी को किस में व्यक्त करोगे, तो इसकी यूनिट बच्चों होती है ग्राम पर लीटर। यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 लीटर आयतन ले लिया आपने और उसमें सॉल्यूट का जो भी मात्रा आपने घोला उसको ग्राम में ले लेंगे और विलायक की मात्रा को लीटर में। दूसरा हो सकता है हमारा मोल्स पर लीटर, और थर्ड इसकी यूनिट है बच्चों मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल फ्रैक्शन में भी हम सॉल्युबिलिटी को व्यक्त कर सकते हैं, विलेयता को हम डिनोट कर सकते हैं। ये है बच्चों हमारी सॉल्युबिलिटी कि कितना अमाउंट हम एक टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पर एक गिवन सॉल्वेंट में, एक फिक्स सॉल्वेंट में हम विलेय की कितनी मात्रा को घोल सकते हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का निर्माण कर सकते हैं। अब बच्चों आगे देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी किन किन चीज़ों से अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। वो कौन कौन से फैक्टर होंगे जो विलेयता को प्रभावित करते हैं या विलेयता जिन पर निर्भर करती है।
यानी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा सॉल्युबिलिटी को प्रभावित किया जा सकता है, सॉल्युबिलिटी घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी हमारी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे पहला फैक्टर होगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट यानी विलेय और विलायक की प्रकृति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, आपने इसको पढ़ा भी होगा पहले कि जो हमारा पोलर सॉल्यूट है यानी ध्रुवीय है, वो पोलर सॉल्वेंट में ही विलेय होगा, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में विलेय नहीं होगा। यानी सॉल्यूट पोलर और सॉल्वेंट पोलर दोनों की प्रोसेस सेम होगी तो वो आपस में सॉल्युबल होंगे। और अगर पोलर सॉल्यूट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वो उसमें घुलनशील नहीं होगा। जैसे NaCl अगर हमारा सॉल्यूट हो और H2O सॉल्वेंट हो तो NaCl H2O में यानी जल में आसानी से घुल जाता है, सॉल्युबिलिटी इसकी आसानी से हो जाती है। परंतु बच्चों अगर हम आयोडीन को H2O में घुलना चाहें तो आयोडीन जल में नहीं घुलती है, क्योंकि NaCl एक पोलर यानी ध्रुवीय कंपाउंड है और हमारा जल भी एक ध्रुवीय कंपाउंड है। जबकि बच्चों हमारा I2 बेंजीन में सॉल्युबल होता है, बेंजीन में या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl4 में, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो सीधा सा मतलब निकला बच्चों इसका कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर हमारा किस तरह से सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर बच्चों क्या होगा, दूसरा फैक्टर होगा हमारा टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर होगा बच्चों टेम्परेचर। जनरली हम जानते होंगे कि सामान्यतः बच्चों की तापमान बढ़ाने से विलेयता बढ़ जाती है, लेकिन आप केमिस्ट्री की भाषा में कहोगे कि रिएक्शन हमारी क्योंकि दो प्रकार की होती हैं, पहले एक एक्सोथर्मिक होती है, दूसरी इंडोथर्मिक और दूसरी होती है बच्चों हमारी एक्सोथर्मिक। यानी इंडोथर्मिक का मतलब ऊष्मा शोषी, एक्सोथर्मिक का मतलब ऊष्मा क्षेपी। तो बच्चों अगर आपको क्लास 11th का लास अटेलिये का नियम अगर याद हो तो आप उसको आसानी से समझ सकते हो। अगर हमारी रिएक्शन इंडोथर्मिक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अगर रिएक्शन हमारी इंडोथर्मिक है तो बच्चों सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि रिएक्शन इंडोथर्मिक होने की दशा में साम्यावस्था अग्र दिशा में शिफ्ट होती है और इस तरह से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन रिएक्शन अगर हमारी एक्सोथर्मिक हो गई, इसका मतलब कि अगर
रिएक्शन से हीट बाहर निकल रही है, अभिक्रिया से बाहर ऊष्मा निकल रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी यानी कम होगी। लेकिन एक नोट लास्ट चीज जो है इम्पॉर्टेंट, कि गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। ये हमेशा ये नियम लागू होगा कि किसी भी गैस की विलेयता जो है किसी भी द्रव में, वो ताप बढ़ाने पर हमेशा घटती है, वो बढ़ती नहीं है। थर्ड पॉइंट है बच्चों, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट यानी सम आयन प्रभाव। इसको भी बच्चों आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा कि सम आयन प्रभाव यानी कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। सम आयन प्रभाव की उपस्थिति में, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करो कि AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड जल में विलेय होता है, परंतु अगर NaCl जल में पहले से उपस्थित है, NaCl की मात्रा अगर जल में मिला दी जाती है और फिर AgCl को घोला जाता है, तो क्योंकि दोनों में कॉमन आयन Cl माइनस आयन उपस्थित है, इस वजह से AgCl की विलेयता जल में घट जाती है। यानी कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन की उपस्थिति में AgCl और NaCl का कॉमन आयन Cl माइनस, इस Cl माइनस आयन की उपस्थिति के कारण, क्योंकि विलयन में यह जाकर टूट जाएगा क्योंकि ये काइनिक कंपाउंड है Na प्लस और Cl माइनस आयन के रूप में, तो Cl माइनस आयन की उपस्थिति के कारण AgCl की विलेयता जल में घट जाती है। फोर्थ फैक्टर है बच्चों प्रेशर। प्रेशर बच्चों सॉलिड सॉल्यूट के लिए और लिक्विड सॉल्यूट के लिए, सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्यूट के लिए कोई इफेक्ट नहीं डालता, यानी प्रेशर घटाने या बढ़ाने से सॉल्बिलिटी प्रभावित नहीं होती। परंतु गैस के केस में बच्चों प्रेशर बढ़ाने से सॉल्बिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए इन दोनों टॉपिक में हम प्रेशर को नहीं पढ़ेंगे, हम थर्ड टॉपिक यानी गैस के बारे में प्रेशर का प्रभाव क्या पड़ेगा, और यहीं से हमारा टॉपिक निकलेगा हेनरी लॉ, हेनरी का नियम। तो प्रेशर केवल गैस सॉल्यूट के लिए प्रभावित करता है, तो यहीं से हमारा टॉपिक आएगा बच्चों हेनरी लॉ। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। गैस की द्रव में विलेयता हेनरी नियम। तो बच्चों हेनरी ने कहा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, परिभाषा आप सुनिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस in a liquid is directly
proportional to the partial pressure of that gas above the liquid surface. सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, यानी किसी गैस के द्रव में विलेयता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। यहाँ पर बच्चों पार्शियल प्रेशर का गया मतलब आंशिक दाब। आंशिक दाब कहने का क्या तात्पर्य यहाँ पे बच्चों, क्योंकि अगर किसी गैस की विलेयता आप किसी लिक्विड में ज्ञात करना चाहते हो तो यहाँ पर कई सारी गैसें उपस्थित हो सकती हैं, जैसे हाइड्रोजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, कई सारी गैसें हो सकती हैं। तो हम किसी एक पर्टिकुलर गैस की सॉल्युबिलिटी को निकालना चाहते हैं, तो इसलिए हमने क्या लिखा, पार्शियल प्रेशर यानी आंशिक दाब। पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस एबव द लिक्विड सरफेस। तो इसके लिए बच्चों फार्मूला क्या होगा, solubility of a gas is directly proportional to the partial pressure of gas above liquid surface। फिर बच्चों उनका हेनरी का दूसरा नियम आया इसी पर आधारित कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड। ये जो पार्शियल प्रेशर लग रहा है ये बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन लिक्विड। प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू जीटा यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये हमारा हेनरी फॉर्मूला है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव लिक्विड सरफेस इज इक्वल टू KH इंटू जीटा ऑफ गैस। KH यहाँ पर बच्चों हेनरी नियतांक है। KH यहाँ पे हेनरी नियतांक है। आइए आगे देखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू जीटा ऑफ गैस अब यहाँ से बच्चों समझ भी सकते हैं कि गैस का, सपोज करो ये हमारा लिक्विड है, यहाँ से भी आप फील ले सकते हो कि जितने मोल्स गैस के इस लिक्विड में होंगे, जितने ज़्यादा मोल होंगे उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर इस द्रव की सतह पर लग रहा होगा, यानी उतना ज़्यादा आंशिक दाब इस द्रव की सतह पर लग रहा होगा जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर होंगे, यानी जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उतना ही ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा उस लिक्विड के अंदर। तो यहाँ से भी पार्शियल प्रेशर की कहानी को आप समझ सकते थे। तो बच्चों अगर बात करें कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन से जो आपका फार्मूला मिला है जिसमें हेनरी नियतांक आया है, इस हेनरी नियतांक की यूनिट क्या होगी, KH का मात्रक क्या होगा। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन का कोई मात्रक होता नहीं है, आपको पता है, कोई मात्रक नहीं होगा। तो KH का मात्रक वही होगा जो प्रेशर का मात्रक होगा, यानी प्रेशर की यूनिट जो होगी वही हेनरी कांस्टेंट की भी यूनिट होगी। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है ATM में, बार हो सकती है इसकी यूनिट, टॉर हो सकती है,
मिलीमीटर ऑफ Hg हो सकती है। यानी जो भी यूनिट बच्चों प्रेशर की होती है वही यूनिट यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट की होगी। KH का मान बच्चों, KH का मान किन चीज़ों पर निर्भर करता है? KH का मान बच्चों टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर, नेचर ऑफ गैस जो कि सॉल्यूट होगी, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि बच्चों अलग अलग गैस के लिए अलग अलग सॉल्वेंट में विलेयता भी अलग अलग आएगी, इसलिए नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी KH का मान निर्भर करता है। टेम्परेचर अगर आप देखो तो बच्चों फार्मूले से देखो आप, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या था, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो KH इक्वल टू क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव लिक्विड सरफेस अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। इसका मतलब ये हेनरी कांस्टेंट जो था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। यानी अगर हेनरी कांस्टेंट का मान ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और हेनरी कांस्टेंट का मान कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो बच्चों एक्सपेरिमेंट के जरिए कई सारे सॉल्यूट यानी कई सारे गैसों का अलग अलग सॉल्वेंट में जब KH के मान निकाले गए, तो एक अगर इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें इसका पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, सीधी रेखा प्राप्त होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। मोल फ्रैक्शन जितने ज़्यादा होंगे पार्शियल प्रेशर लिक्विड सरफेस के ऊपर उतना ही ज़्यादा होगा। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि टेम्परेचर कैसे प्रभावित करेगा। हमने आपको पहले ही बताया कि टेम्परेचर यानी गैस की विलेयता हमेशा तापमान बढ़ाने पर घटती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे सपोज करो कि अगर हम कई सारे लिक्विड के लिए निकालना चाहें KH के मान 20 डिग्री सेल्सियस पे सपोज करो निकाल रहे हैं, अलग अलग गैसों के लिए। हीलियम के लिए निकाला अगर मान लो 135 मिला, हाइड्रोजन गैस के लिए निकाला तो 75 मिला, और ऑक्सीजन के लिए निकाला तो मान लो हमको 35 मिला। तो ये मैक्सिमम अमाउंट यानी जो KH का अधिकतम मान आ रहा है, ये क्या चीज़ प्रदर्शित करता है बच्चों, ये चीज़ आपको फार्मूले से पता चलेगी। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो क्योंकि KH के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो KH का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही मोल फ्रैक्शन गैस का कम होगा। गैस का मोल फ्रैक्शन कम होगा, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगी। यानी जितना अधिक KH का मान उतनी ही सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट के अंदर गैस की कम होगी। यानी हीलियम सबसे कम विलेय होगी। ये जल में पता किए थे, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, एक समझाने के लिए व्यू है थोड़ा सा। ये H2O में हमने 20 डिग्री सेल्सियस पर इन गैसों के लिए KH के मान निकाले तो 135, 75 और 35। जल में विलेयता इसकी बहुत कम है क्योंकि इसका KH का मान सबसे अधिक था 75, यानी थोड़ा बहुत हाइड्रोजन गैस सॉल्युबल है, और 35 ये दर्शाता है कि ये गैस ऑक्सीजन गैस जल में अत्यधिक सॉल्युबल है। हाइड्रोजन भी सॉल्युबल है।
टेम्परेचर का एक फैक्टर बच्चों इस तरह से समझ सकते हैं, आप जानते होंगे कि मछली ठंडे पानी में ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा सहजता के साथ रह पाती है गर्म पानी के बजाय। अब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में घटने लगती है, यानी घट जाती है। तो गर्म पानी में ऑक्सीजन गैस की विलेयता घट जाती है और ठंडे पानी में ऑक्सीजन की विलेयता बढ़ जाती है। यही कारण है कि मछली आसानी से ठंडे पानी में सर्वाइव कर सकती है गर्म पानी की अपेक्षा। तो बच्चों यहाँ तक ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोग जुड़िए, जिससे आप सभी लोगों का लाभ हो सके।